शिवनगर गांव के जंगल में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और शिवनगर गांव में विक्रम नाम का एक दुकानदार रहता था। वो शहर से गांव में सामान लाकर बेचा करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। उसी गांव में अर्जुन और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों जंगल से फूल लाकर गांव और शहर में बेचा करते थे। अरे सुरेश, आज जंगल में फूल तोड़ने नहीं चलोगे क्या? अरे चलूंगा, रुको, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो। फिर वे दोनों जंगल में फूल तोड़ने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल के एक कोने में बूढ़ी माँ उन्हें देखकर बुलाती है। जरा सुनो बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे दोगे? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब लकड़ियाँ काटकर नहीं लाई जाती, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे देना। हाँ, तो उम्र हो गई है तो क्या, हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? तुम खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, इसलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियाँ? अरे सुरेश, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे ओ अर्जुन, तुम चुप रहो और सुनो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, समझे? तुम अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत होइए माँ जी। दरअसल सुरेश ना थोड़ा गुस्सैल है, बाकी दिल का अच्छा है। आपके लिए लकड़ियाँ काटकर मैं ला दूंगा। फिर वे दोनों जंगल में चले जाते हैं। वे दोनों लकड़ियाँ और फूल जमा कर लेते हैं। अर्जुन, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम उस बूढ़ी माँ के लिए लकड़ियाँ क्यों जमा कर रहे हो? अरे गुस्सा मत करो सुरेश भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेचारी वो बूढ़ी माँ इतना सब कुछ अकेले कैसे करेगी? काहे की बेचारी बूढ़ी माँ, वो तो बहुत चालू है, सबसे ऐसे ही मांग मांग कर अपना काम चला लेती है। अरे तू सुरेश, उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। चलो अब जल्दी से, उनको देरी हो रही है। फिर वे दोनों लकड़ियाँ और फूल लेकर बूढ़ी माँ के पास लौट आते हैं। अरे माँ जी, मैं आपकी लकड़ियाँ कहाँ पर रखूं? बेटा, तुम ये लकड़ियाँ मेरे घर के अंदर रख दोगे क्या? हाँ, तुम बहुत अच्छे से अपनी बातों में लोगों को फंसा लेती हो और अपना सारा काम निकलवा लेती हो। बेटा, मैं केवल उन्हीं लोगों को मदद के लिए बोलती हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं। बकवास मत करो बूढ़ी माँ, ये तो अर्जुन थोड़ा पागल है जो आपकी बातों में आ जाता है। फिर अर्जुन बूढ़ी माँ के घर में लकड़ियाँ रख देता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बूढ़ी माँ विक्रम की दुकान पर पहुँचती है। विक्रम बेटा, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए, थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सी सब्जियां दे दो। लेकिन आप इन सब के बदले मुझे क्या दोगे? क्या आपके पास पैसे हैं? विक्रम बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कीजिए, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले आपको सामान दे दिए थे। लेकिन बूढ़ी माँ, अब तो मैं बिना पैसों के सामान बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। इस बार ये सब संभव नहीं है, मुझे माफ कीजिए। विक्रम बेटा, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसे कमा नहीं सकती, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं होता। इसीलिए तुम ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? बूढ़ी माँ, मैं भी तो मेहनत करके ही खाता हूँ। लेकिन माँ जी, अगर सामान बेचकर पैसा ना मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कीजिए। बूढ़ी माँ विक्रम की ऐसी बातें सुनकर वहां से चली गईं। अगले दिन सुबह बूढ़ी माँ फिर से विक्रम की दुकान पर जाती हैं। विक्रम उन्हें देखते ही गुस्से में आ जाता है। बूढ़ी माँ, आप फिर से आ गई यहाँ पर? मैंने आपको कल ही तो मना किया था कि मैं बिना पैसों के कोई सामान नहीं दूंगा। अरे बेटा रुको, मैं आज तुम्हें देने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। फिर बूढ़ी माँ उसे एक चांदी का सिक्का दे देती हैं। अब तुम मुझे सब सामान दे सकते हो ना? हाँ बूढ़ी माँ, क्यों नहीं, ये तो चांदी का सिक्का है। कहाँ मिला बूढ़ी माँ? अब आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो सब दे दूंगा। फिर बूढ़ी माँ सामान लेकर वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश विक्रम की दुकान पर आता है। अरे क्या हुआ विक्रम भाई, वो बूढ़ी माँ तुमसे आज भी मुफ्त में सामान ले गई क्या? तुम सब लोग पता नहीं क्यों पागल हो जो सब उन्हें ऐसे ही सामान दे देते हो। अरे नहीं सुरेश भाई, वो बूढ़ी माँ मुझे रोज एक चांदी का सिक्का देकर जाती हैं और उसके बदले थोड़ा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। ये तुम क्या कह रहे हो? उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है उन बूढ़ी माँ के पास कोई गुप्त धन पड़ा है, नहीं तो भला उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा?
क्योंकि जब मैंने उन्हें मुफ्त में सामान देने से मना कर दिया था तो वो खाली हाथ ही लौट गई थीं। लेकिन उस दिन के बाद से वो रोज अपने साथ चांदी का सिक्का लेकर आती हैं। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि उनके पास कोई गुप्त धन है। विक्रम की ये सभी बातें सुनकर सुरेश के मन में लालच आ जाता है। ठीक है, चलो विक्रम, मैं अपने घर चलता हूँ, मुझे कोई काम याद आ गया। घर आकर सुरेश बैठा बैठा सोचने लगता है। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। क्या हुआ जी? आज आप ऐसे अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है राधा, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अरे आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो? एक बार आप मुझे बताकर तो देखो। अब जल्दी बताओ, क्या बात है? तुम्हें पता है, जंगल में जो बूढ़ी माँ रहती हैं, वो रोज विक्रम को चांदी का सिक्का देकर जाती हैं और बदले में थोड़ा सा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आता है, और विक्रम मुझे ऐसा कह रहा था कि जरूर उनके पास कोई ना कोई गुप्त धन है। अरे वाह, अगर हमें उस धन के बारे में पता चल जाए तो हम एक ही दिन में माला माल हो जाएंगे। अरे लेकिन ये होगा कैसे? मैं कब से यही सोच रहा हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। आज ही आप उस बूढ़ी माँ के पास रहने के लिए चले जाओ और उसकी सेवा करो। देख लेना, थोड़े दिन में वो आपसे खुश होकर आपको खजाने के बारे में जरूर बता देगी। अरे वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। और अब तो वैसे भी उस बूढ़ी माँ के दिन आ गए हैं, वो कभी भी टपक सकती है। अगले दिन सुबह सुरेश जंगल की ओर निकल जाता है। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया है। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से आपके सारे काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसा तुम चाहो। अब तुझे पता चलेगा बूढ़ी माँ कि तेरा पाला किससे पड़ा है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, अगर आप मुझे इजाजत दे देते हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बेझिझक होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? माँ जी, मुझे आपके पास आए पूरा 6 महीना हो गया है, लेकिन आप मुझे जो सामान लाने को सिक्का देते हो, वो सिक्का आपके पास कहाँ से आता है? क्या आपके पास कोई खजाना है? अरे बेटा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। ये सब बस भगवान की दया है, जिसके कारण मेरी सारी जरूरत पूरी हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, तो काफी दिन बीत चुके हैं, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तो आप मुझे उस खजाने के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी तबीयत भी ज्यादा सही नहीं रहती। अरे बेटा, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मेरे ऊपर बस भगवान की दया है और भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है। अरे वो बूढ़ी माँ, मैं तेरी सेवा करते इतने दिन हो गए, फिर भी तू मुझे खजाने के बारे में नहीं बता रही। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तेरी सेवा कर रहा हूँ। तुझसे जब भी खजाने के बारे में पूछता हूँ तो कोई ना कोई बात कहकर टाल देती हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन जंगल में फूल तोड़ने के लिए जा रहा था। तभी उसे बूढ़ी माँ की आवाज आती है। अरे, यहाँ कोई है? जरा मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर अर्जुन बूढ़ी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ जी, बताइए, क्या परेशानी है? मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ। मेरी अब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है और मेरा पानी का मटका भी खाली है। तो तुम उसे नदी से भरकर ले आओ और मुझे पानी पिला दो। बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर अर्जुन घड़ा लेकर नदी की ओर चला जाता है और जल्दी से पानी भरकर वापस लौट जाता है और बूढ़ी माँ को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन बेटा। मैं कई दिनों से प्यासी थी, तुम्ही ने मुझे पानी पिलाया है और इस पूरे गांव में केवल एक तुम ही हो जो मेरी सच्चे मन से सेवा करते हो, मेरे हर काम में मेरी मदद करते हो। बाकी जो भी मेरी मदद करता है वो अपने स्वार्थ से करता है, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। अर्जुन बेटा,
इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया तो पता नहीं मैं अब कब स्वर्ग की ओर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के पीछे वाले जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक जादुई मटका रखा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना और हमेशा ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। और इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी लालच मत करना, वरना इस मटकी का जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो भी होगा वो सब चला जाएगा। जादुई मटका? अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मटके का इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। और अभी आप चिंता मत कीजिए, आप तो अभी और लंबा जियोगी। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस जादुई मटके को जमीन से निकालो। फिर अर्जुन वहां से बूढ़ी माँ के घर के पीछे जाता है और वहीं पर खुदाई करने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक मटका दिखता है। अरे ये तो वही चमत्कारी मटका है। माँ जी की बात बिल्कुल सच हो रही है। फिर अर्जुन मटके को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे आ गए, मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। आप ये मटका क्यों लेकर आए हो? अरे भाग्यवान, ये एक जादुई मटका है। हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो चीज दुगनी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद पत्नी आलू लेकर आती है और उस मटके में डाल देती है। तभी उस मटके में बहुत सारे आलू आ जाते हैं। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। देखा भाग्यवान, तुमने ये सच में एक जादुई मटका है। हम इसमें जो चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अर्जुन को जो कुछ भी चाहिए होता वो उस मटके में डाल देता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। अर्जुन मटके को पाकर काफी खुश था। वो अर्जुन ना ही उस मटके का कोई गलत इस्तेमाल करता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनो जी, मैंने आज मटके से बहुत सारे टमाटर निकाले हैं। आज से आप फल और सब्जियां बेचने का ही काम करोगे। तुम सही कहती हो सुमन, मुझे इस तरह जंगल में फूल तोड़ने और लकड़ियां काटने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे हमारे गांव के जंगल के वृक्ष भी सुरक्षित रहेंगे। फिर अर्जुन टमाटर लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अरे विक्रम भाई, तुम मेरे टमाटर लोगे? अरे अर्जुन, लेकिन तुम तो जंगल से फूल तोड़कर लाया करते थे, तो आज टमाटर कैसे बेच रहे हो? अरे तुम एक व्यापारी हो तो तुम आम खाओ ना, गुठली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लेना है तो लो, वरना मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम किसी और के पास क्यों जाओगे? तुम मुझे ही ये सारे टमाटर दे दो। फिर अर्जुन विक्रम को टमाटर दे देता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और भाई विक्रम, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो अच्छा हूँ सुरेश भाई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जंगल में कोई खेत है जिस पर सब्जी उगे हो, जहाँ तुम और अर्जुन फूल और लकड़ियाँ लेने जाते हो? अरे विक्रम भाई, तुम क्या बोल रहे हो? अपने तरफ की जमीन पर कोई खेत नहीं है और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, अर्जुन रोज मेरे पास सब्जी बेचने के लिए आता है, लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि वो सब्जी कहाँ से लेकर आता है तो उसने मुझे नहीं बताया और कहने लगा, विक्रम भाई तुम आम खाओ, गुठलियों से तुम्हें क्या करना है। अच्छा, तो ये बात है। वो इसीलिए कई दिनों से मुझे फूल और लकड़ियां लाने के लिए मना कर रहा है। वो मेरे साथ काफी दिनों से जंगल नहीं जा रहा है। तुम्हें पता है सुरेश, जंगल वाली बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है। लगता है बूढ़ी माँ ने अर्जुन को कोई खजाना दे दिया है, इसीलिए वो शहर से सब्जी लाकर बेच रहा है। अरे क्या हुआ सुरेश भाई, कौन सी सोच में डूब गए हो तुम? अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे कुछ काम याद आ गया। चलो मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात सुरेश अपनी पत्नी को बता देता है। आप सही कह रहे हो जी, मैं भी सुमन को देख रही हूँ। वो रोज नई नई साड़ियाँ पहन रही है। वो बूढ़ी माँ जरूर उनको खजाना देकर गई हैं। वो मेरा खजाना है, उस खजाने पर मेरा अधिकार है, क्योंकि उस बूढ़ी माँ की सेवा मैंने की थी। मैं आज रात ही सारी बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर सुरेश चुपचाप अर्जुन के घर चला जाता है। वो खिड़की से सब देखने लगता है। सुनो भाग्यवान, आज ये बाजार से कई चीजें थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ, तो तुम अपने जादुई मटके में डालकर उनको दुगना कर लो, क्योंकि कल मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी सबको दुगना कर देती हूँ। फिर सुमन जैसे ही मटकी में टमाटर डालती है तो वैसे ही टमाटर दुगने हो जाते हैं और ये सब बाहर से सुरेश देख लेता है। कर लो बेटा, आज तुम्हें जो करना है।
आज के बाद तुम्हारे पास ये मटका नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद जब सुमन और अर्जुन सो जाते हैं तो सुरेश चुपके से वो मटका चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। देखो देखो राधा, ले आया मैं जादुई मटका, तुम अब इसका कमाल देखो। फिर सुरेश उस मटके में 100 रुपए का नोट डालता है तो वहाँ बहुत सारे नोट आ जाते हैं। अरे वाह, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे और अब तक किसी में भी अपन से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और अब आपको गधों की तरह जंगल में फूल और लकड़ियां लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब तो अपने सारे घर के गहनों से बहुत सारे गहने बना लेंगे। हाय रे, अब तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सब तो ठीक है राधा, अब तुम जल्दी से इस मटके को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे सुनिए जी, न जाने वो अपना जादुई मटका कहाँ चला गया, यही तो रखा था। सुनकर अर्जुन वहाँ हंस आता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वो मटका? तुमने तो यहीं रखा था ना? हाँ जी, मैंने यही रखा था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है। हे भगवान, न जाने वो जादुई मटका यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। लेकिन जो भी लेकर गया है, बस वो चमत्कारी मटके का गलत इस्तेमाल ना करे। मटके की चोरी होने पर वे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उधर सुरेश और सुमन खुश हो रहे थे। सुनो जी, जब तक हमारे पास बहुत सारा धन जमा नहीं हो जाता, तब तक हम इस जादुई मटकी के बारे में किसी को नहीं पता लगने देंगे। हम इससे बहुत सारा धन जमा करेंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ अर्जुन आ जाता है। सुरेश, आ जाओ, अपन जंगल में फूल और लकड़ियां लेने के लिए चलें। अरे भाई, कैसी फूल और लकड़ियाँ? अब मुझे फूल और लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है तुम्हें? अरे मैंने ये क्या कर दिया, कहीं इसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों जरूरत नहीं होगी फूल और लकड़ियाँ लाने की? वही तो एक सहारा है। आखिर एक एक पैसा हमारे पास फूल और लकड़ियाँ बेचकर ही तो आता है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। ऐसा कहकर सुरेश घर के अंदर चला जाता है। आखिर इस सुरेश ने ऐसा क्यों बोला कि अब उसे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी मटका नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसने उस मटके को चुराया होगा तो ये जरूर उस मटके का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो मटका जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। फिर अर्जुन सुरेश के घर के अंदर चला जाता है तो सुरेश अर्जुन को घर के अंदर देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे अर्जुन भाई, मैंने कहा ना, मैं फूल और लकड़ियाँ लेने में नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाओ। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसलिए सोचा थोड़ा पानी पी लूं, फिर यहाँ से चलूं। जरा तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दोगे? हाँ हाँ भाई, रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर सुरेश अंदर चला जाता है तो अर्जुन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे उसका वो मटका दिखाई देता है। इसका मतलब इस सुरेश ने ही मेरे घर से चमत्कारी मटके को चुराया है। तभी तो मोहन बोल रहा था कि इसे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये इस चमत्कारी मटके का जरूर गलत इस्तेमाल करेगा और इसके जादू में फंस जाएगा। मुझे इस मटके को यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है और रात होने पर सुरेश के घर जाकर मटका वहाँ से चुरा लेता है। बूढ़ी माँ ने कहा था, इस चमत्कारी मटके का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इसे वापस वहीं जमीन में रख दूंगा, क्योंकि इंसान बहुत लालची है। हर इंसान इसका दुरुपयोग करेगा। फिर अर्जुन उस मटके को वहाँ से ले जाता है और वापस वही गड्ढा करके जमीन में दफना देता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सुरेश उसके घर से मटके को गायब देखकर चौंक जाता है। अरे कहाँ गया वो मटका? आखिर कहाँ गया वो मटका? हे भगवान, मैंने वो मटका यहीं रखा था, आखिर कहाँ चला गया? हाय रे, ये क्या हो गया? अब हम और पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, अपन ने वैसे भी बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हैं, तो अपन उन्हीं को ही निकाल लेते हैं। तभी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं और वे देखते हैं कि सारे पैसे राख हो गए हैं। अरे ये क्या हो गया? अपन ने तो यहाँ बहुत सारे पैसे रखे थे, यहाँ तो केवल राख ही राख पड़ा है। लगता है उस मटके के यहाँ से जाते ही उसका सारा जादू भी खत्म हो गया, इसीलिए ये सारे पैसे राख बन गए। और इस तरह लालच ने सुरेश को नष्ट कर दिया, जबकि अर्जुन की निस्वार्थता ने उसे बचा लिया। क्योंकि जादुई चीजें केवल उन्हीं के हाथ में सच्ची होती हैं जिनका हृदय शुद्ध होता है।